इन केस कोई डाउट होता है आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि एक बार समझ में ना आए। जो एक्चुअल क्लासरूम होता है उसमें तो बार बार टीचर रिपीट करते रहते हैं, यहां वो पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती हैं। और अगर इसे समझने में थोड़ी कमी रही भी हो तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक प्रीवियस टॉपिक्स जो है ना उनको बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो, तो उनको भी आप स्टडी कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। पिछली कुछ क्लासेस से मैं आपको नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहते हैं। और इसमें कई वीडियोस मैं आपको अभी तक प्रोवाइड कर चुका हूं। उन वीडियोस में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। अब इस क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक में से 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पॉसिबल है। 12 मार्क्स की यूनिट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक जो है ये इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन अगर इसको ध्यान से ना समझा जाए तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है और बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आंसर करें कैसे, इसमें इसको एक्सप्लेन कैसे करें इस पूरे प्रोसेस को। चलिए प्रोसेस पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उन पे बात कर लेते हैं। वाई को अभी तक आप समझ चुके होंगे कि वाई क्या बताता है, नेशनल इनकम को डिनोट करता है, यानी राष्ट्रीय आय को डिनोट करता है। चलिए आप खुद सोचिए अब कि अभी तक हमने नेशनल इनकम के बारे में बात की कि ये क्या होती है या फिर इसका संतुलन कैसे स्थापित होता है। अब बात करते हैं कि क्या नेशनल इनकम सेम रहती है किसी भी देश की। नेशनल इनकम तो बढ़ती है ना, जीडीपी किसी भी कंट्री का बढ़ सकता है, इंडिया का भी बढ़ता रहता है। तो बढ़ने के पीछे कारण क्या है, उसमें एक प्रमुख कारण होता है इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, निवेश जिसे हम कहते हैं। इसमें अगर वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव यह होता है कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। ये इनमें संबंध है। लेकिन ये किस प्रकार से काम करता है, क्या निवेश बढ़ जाने से एकाएक नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाती है, ऑल ऑफ ए सडन बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली स्टेप्स में ये चीज होती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट नेशनल इनकम पे धीरे धीरे आता है, और कितना इंपैक्ट आता है उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते थे मनी मल्टीप्लायर कहते थे, मुद्रा गुणक कहते थे, और ये है निवेश गुणक यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यहां मल्टीप्लायर भी क्या करेगा, एक तरह का एक मल्टीपल है कि कितने गुना हो जाएगा। तो ये बताएगा कि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो उसका इनकम पे क्या इंपैक्ट आएगा, यानी इनकम पे कितना गुना उसका इंपैक्ट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर 2 गुना होता है तो इनकम कितने गुना हो जाती है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अभी तक की क्लासेस में आपने ये अज्यूम किया था कि निवेश जो है वो सारा का सारा कैसा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि स्वतंत्र निवेश है पूरा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अब हम यहां मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ रहा है, कंट्री जो है या इकोनॉमी जो है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उसका जो पहला इन्वेस्टमेंट का लेवल था, पिछली क्लास में आपने देखा था कि वहां हमने माना था कि इकोनॉमी में 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा था, ऑटोनोमस था, वो फिक्स रह रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो है मेरी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे। अब इस क्लास में हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया और 40 करोड़ से बढ़ के मान लीजिए इकोनॉमी में 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो 20 करोड़ का क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है इन्वेस्टमेंट के लेवल में। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम इनकम भी इंक्रीज होती है, जो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होता है उसमें भी वृद्धि होती है। यानी इनमें क्या है, पॉजिटिव एक रिलेशनशिप है इनमें, राइट। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब कैसे होता है उसके लिए एक टेबल देखते हैं। यहां जो आपको टेबल दी गई है ये ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड की थी राष्ट्रीय आय के संतुलन को स्थापित करने के लिए, यानी नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट दिया गया है, और वो इन्वेस्टमेंट पिछली क्लास में जो दिया था 40 करोड़ रुपीस था, लेकिन यहां पे 60 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट लिया गया है। और इन्वेस्टमेंट में यहां पे भी कोई बदलाव नहीं है तो ऑटोनोमस ही, लेकिन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है। इनकम के लेवल वही 100, 200, 300 से लेकर 600 तक है जैसे पिछली टेबल में थे, और कंजम्पशन का लेवल
सेम वैसे ही आ रहा है, क्योंकि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है 0.8 ही है यहाँ पे भी। और आप जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 हो जाएगा। अब आप देखिए कैलकुलेशंस बाकी सारी तो सेम है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप यहां देख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो चेंज हो गया है। पहले इनकम जब 400 करोड़ रुपीस थी तो वहां इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो गया है और वो इनकम 500 करोड़ रुपीस पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो इस टेबल से ये आइडिया हो गया कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट को हमने 20 करोड़ रुपीस बढ़ाया तो नेशनल इनकम जो है उसका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो 100 करोड़ रुपीस बढ़ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट में 20 करोड़ इंक्रीज हुआ तो वो 100 करोड़ इंक्रीज होती है इनकम, तो दैट मींस कि 5 गुना हो गया है। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इससे मल्टीप्लायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक आपने देखा कि जब इन्वेस्टमेंट का लेवल था 40 करोड़ रुपीस तो उस टाइम नेशनल इनकम जो इक्विलिब्रियम लेवल की थी वो थी 400 करोड़ रुपीस, यानी इक्विलिब्रियम संतुलन जो था वो 400 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आय पर प्राप्त हो रहा था। जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया और वो हो गया बढ़ करके 60 करोड़ रुपए, तो आई डैश यहां क्या दिखा रहा है, जो चेंज के बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसको दिखा रहा है। तो इनकम जो इक्विलिब्रियम लेवल पे है वो भी चेंज हो गई और 500 करोड़ रुपए के लेवल पे हमें राष्ट्रीय आय का संतुलन प्राप्त हो रहा है। यहां से हम चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में चेंज डेल्टा आई है और इनकम में चेंज डेल्टा वाई है। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 20 और इनकम में चेंज हुआ 100। नाउ यू कैन सी कि इन्वेस्टमेंट का 20 चेंज होने पे इनकम में 100 का चेंज होता है। तो यहां से हमें मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू, जिसे हम निवेश गुणक कहते हैं, और वो हमारा होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि 100 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया 5। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट को जितना इंक्रीज करेंगे नेशनल इनकम उसके 5 गुना बढ़ जाती है। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने की वजह से कैसे नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसमें इंक्रीज होता है, और उसके लिए आपने एक फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया कि कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डेल्टा वाई की वैल्यू दी हो और डेल्टा आई की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई हो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम एक और रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको एमपीसी की वैल्यू दी जा सकती है। एमपीसी आप पिछली मेरी जो वीडियोस हैं उसमें पढ़ चुके हैं कि ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसे एमपीएस से भी प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का योग जो है वो तो एक है, एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है वो तो इक्वल टू 1 है। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू भी अगर हमें पता चल जाए तो हम दूसरे की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही लेते हैं। दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट टास्क। चलिए तो यहां एक और फॉर्मूला देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी के। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यहां ये होता है कि एमपीसी की वैल्यू को यहां पुटअप कीजिए और यू विल गेट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो इमेजिनेशन के लिए एक वैल्यू एज्यूम करके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए एमपीएस की वैल्यू है 0.4, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पे 0.4 को यहां हम पुटअप कर देते हैं 0.4, इट विल बी 1/0.6। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू अचीव होगी वो होगी 1.66। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आई है 1.66। इसका मतलब हुआ सीधा सा कि इन्वेस्टमेंट में जो भी इंक्रीज होगा नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल में उसके 1.66 टाइम्स का इंक्रीज हो जाएगा। एक और वैल्यू के लिए भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। सपोज एमपीसी की वैल्यू है 0.75, वी कैन पुट द वैल्यू हियर 1/1 माइनस 0.75 व्हिच टर्न्स आउट टू बी 1/0.25 और ये 4। दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट में अगर 1 रुपए का इंक्रीज होता है तो नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल में
₹4 का इंक्रीज हो जाएगा। इसका ये हम इंटरप्रिटेशन यानी इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। ऐसे ही हम किसी और वैल्यू के लिए एमपीसी की 0.2 वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने आप खुद पेन एंड पेपर यूज कीजिए और 0.2 वैल्यू के लिए इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आंसर आता है। आप इस रिलेशन को अभी तक बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो दैट मीन्स कि एमपीएस की वैल्यू होती है 1 माइनस एमपीसी। तो यहां आप देख सकते हैं कि अगर 1 माइनस एमपीसी को आप रिप्लेस कर दें एमपीएस से, तो यू विल गेट अनदर फॉर्मूला विच इज 1 अपॉन एमपीएस। ये आपको अचीव हो जाता है। तो यहाँ ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये सारे कोई भी एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। देखिए इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी हो सकता है। इन केस एमपीसी आपको प्रोवाइड किया गया है 0.75, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 4। आंसर तो सेम वही आया है ना। आप ये जानते हैं कि एमपीसी और एमपीएस जो है उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं वैल्यूज की। तो एमपीसी और एमपीएस उनकी वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से लार्जर नहीं हो सकती। तो इससे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो यहां 0 पुटअप कीजिए, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 और अगर इसकी वैल्यू 1 है मैक्सिमम तो 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी इसकी एक तरफ आ गई। तो दैट मींस कि आई एम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है उसकी वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में होगी। ये इसकी रेंज हम कह सकते हैं। और ऐसे ही आप अब एमपीएस के लिए ट्राई कीजिए। एमपीएस की वैल्यू यहां 0 पुटअप करके देखिए, 1 पुटअप करके देखिए, यू विल गेट द सेम रेंज। क्योंकि एमपीसी और एमपीएस में से किसी को भी यूज कीजिए, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए बड़ा यूजफुल होता है एग्जाम में, वो होता है कि इनके रिलेशन किस तरह के हैं। एमपीएस का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से अगर हम रिलेशन देखें, जब जब एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नेचुरली क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इनमें व्युत्क्रमानुपाती एक संबंध है आपस में। तो आप कह सकते हैं कि जब एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब एमपीएस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन एमपीसी के केस में उल्टा है। एमपीसी आप जैसे ही इंक्रीज करेंगे 0.1 से 0.2 करके देखिए तो ये जो डिफरेंस है ये स्मॉल हो जाएगा, और ये स्मॉल होगा तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होता चला जाता है तो दैट मींस ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब यह कि एमपीसी जैसे जैसे इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर एमपीसी डिक्रीज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर एमपीसी की और एमपीएस की आप ट्राई करके देखिए कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है, क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यूज जो है वो वेरी हो रही हैं। अब इस टॉपिक का सबसे क्रूशियल जो पार्ट है अब हम उस पर आ गए हैं, और वो है मल्टीप्लायर प्रोसेस, गुणक की प्रक्रिया कि गुणक काम कैसे करता है। हमने कहा कि अगर 20 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में तो राष्ट्रीय आय का वो स्तर जब वो संतुलन में हो उसमें 100 करोड़ का अंतर आ गया, 100 करोड़ की वृद्धि हो गई। लेकिन क्या ये एकाएक हो गया? नहीं, ये कई चरणों से गुजरता है। ये तो वे चरण क्या है यानी स्टेप्स क्या है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अजम्पशंस ड्रॉ कर लेते हैं। मल्टीप्लायर आपने इससे पहले मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ा था, वहां पे भी कुछ ऐसा सा प्रोसेस था जैसा अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि एग्जाम में पूछा गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और बता के आ जाते हैं मनी मल्टीप्लायर को। तो वहां दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई हो तो आपको वो पूरा प्रोसेस समझाना है उन वैल्यूज को यूज करके, और दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको खुद ही एज्यूम करनी हो और उसके बेसिस पे। तो अगर खुद एज्यूम करनी हो तो इजी हो जाता है, क्योंकि आप एक सेट ऑफ वैल्यूज को याद करके चले जाते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज को इतना एज्यूम कर लूं, एमपीसी को इतना एज्यूम कर लूं, तो मेरी वैल्यूज फिर कितनी कितनी आएंगी। तो आपको ज्यादा वहां कैलकुलेशंस खुद से ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस बात पे आधारित है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है। आपको अगर ध्यान हो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हम 3 डिफरेंट मेथड्स को बताते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, और वहां ये बात भी बताई जाती है कि आप किसी भी मेथड को यूज कीजिए। आप अगर इनकम मेथड को यूज करें तो वो लोगों की इनकम को ऐड कर दीजिए आप,
एक्सपेंडिचर मेथड को अगर यूज कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना एक्सपेंडिचर किया सभी लोगों ने, उसको ऐड कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं उसमें एक चीज निकल करके आती थी कि प्रोडक्शन देख लीजिए या एक्सपेंडिचर देख लीजिए या आप इनकम देख लीजिए, नेशनल इनकम तो सेम ही रहनी है। तो उसी सिद्धांत या उसी विचार पे आधारित है यहाँ पे भी बात। अब निवेश कैसे काम करता है, देखिए अगर हम मान लें कि 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश हो गया है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया है इकोनॉमी में, तो कैसे काम करेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपको याद हो तो वो होता है एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, जिसे हम जीडीसीएफ भी बोल देते हैं। कि कैपिटल गुड्स क्या है, वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कैपिटल गुड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो सारा का सारा आपकी नेशनल इनकम में ऐड तो होगा ना, क्योंकि वो फाइनल गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स तो आपके। तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि जितना भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है वो पहले स्टेप में क्या होगा, वो इनकम में भी इंक्रीज हो जाएगा। हम फर्स्ट स्टेप में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप में 100 करोड़ रुपीस इनकम में भी इंक्रीज हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जब 100 करोड़ रुपए इनकम बढ़ी तो इनकम कैन आइदर बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन और सेविंग, ये भी आप जानते हैं। एमपीसी यहां पे है 0.8, तो आप क्या जानते हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि इनकम में जितना इंक्रीज होगा उसका 80% पार्ट कहां जाएगा, कंजम्पशन पे। और अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 होगा। तो दैट मींस कि अगर यहां 100 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हुआ है तो 80 करोड़ तो चले गए कहां, कंजम्पशन पे, और 20 करोड़ कहां चले गए, सेविंग पे चले गए। तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, नॉट मच डिफिकल्ट। और अब ये ऐसे ही प्रोसेस को एक टेबल की फॉर्म से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो आप देखेंगे डिफरेंट स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 2 3 ऐसे करके स्टेप्स आपको समझाने होंगे। एक टेबल बनानी होगी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और टेबल के एंड में वैल्यूज लिख देनी है। सारे स्टेप 1 2 3 4 करके सारे के सारे लिखते नहीं जाना है। मैक्सिमम आपको 2 स्टेप की पूरी कैलकुलेशन करनी है और थर्ड स्टेप पे आके थोड़ा एक्सप्लेन करके और उसके बाद में आपको बताना है दैट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टू मल्टीपल स्टेप्स। और उसके बाद लास्ट में टोटल वैल्यूज आपको मेंशन कर देनी है कि इनकम की कितनी होगी, कंजम्पशन की कितनी होगी और सेविंग्स की कितनी होगी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको समझने में थोड़ा समय लगाना चाहिए, अच्छे से ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ में इसको स्टडी करना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होते हैं। बच्चों को एक बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमें लिखना क्या है, तो वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। आपको जितना मैंने अभी बोर्ड पे आपको समझाया वो बताना है, एज्यूम करनी है वैल्यूज की, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना आया है, ये 2 वैल्यूज आप अगर एज्यूम कर लेते हैं उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। यहां आप स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हैं, इस टेबल में 4 डिफरेंट कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में राउंड्स दिए गए हैं, जैसा मैंने भी कहा था कि डिफरेंट राउंड्स में ये चलेगा और सारे राउंड्स के एंड में हम टोटल वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे। तो वो आप टेबल में देख भी सकते हैं कि बिल्कुल नीचे वाली जो रो है वो बेसिकली टोटल्स यहाँ पे दिए गए हैं इसमें। तो पहला चक्र अगर हम देखें तो वहां आपको मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हुआ है, और यह भी कहा था कि जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है पहले राउंड में हम ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा इनकम में भी इंक्रीज हो गया है। और क्योंकि इनकम में 100 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हो गया है जो फर्स्ट राउंड में यहाँ पहले चक्र में दिखाई दे रहा है, तो देखिए उसका 80% पार्ट चला गया किस पे, कंजम्पशन में, यानी 80 करोड़, और सेविंग्स पे चला गया 20 करोड़। आप उसको 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे एमपीसी 0.8 है तो आप ऐसे ही एमपीएस 0.2 कैलकुलेट कर लीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आपको पता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको हेडर रो जो है, टॉप वाली रो उसमें आपको इंडिकेट किया हुआ है। फिर सेकंड राउंड में देखिए यहां क्या हुआ कि जैसे ही कंजम्पशन में 80 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन क्या करता है, वो पूरा का पूरा पार्ट होता है इनकम का, क्योंकि कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कहां गया, वो सारा का सारा प्रोड्यूसर्स के पास गया। और क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे अब 80 करोड़ रुपए के, तो 80 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा उनको फैक्टर इनकम भी देनी पड़ेगी। भाई फैक्टर इनकम जिसे हम कारक आय कहते हैं वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं, वो कुछ अपना योगदान देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं 80 करोड़ रुपए के, तो दैट मींस कि वो कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने 80 करोड़ रुपए ज्यादा का दिया है, ज्यादा प्रोड्यूस
तो तभी हो पाएगा ना। तो अगर 80 करोड़ रुपए ज्यादा का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो उनको इनकम भी तो 80 करोड़ रुपए ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सीधा सही होगा कि 80 करोड़ रुपए जो कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ है उतना ही एग्जैक्टली इंक्रीज हो जाएगा सेकंड राउंड में इनकम में। तो आप देख सकते हैं सेकंड राउंड में इनकम में दिखाया है 80 दिखा रखा है, वो बेसिकली क्या डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई मतलब कि इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है। और फिर आप देख सकते हैं कि जितना इनकम में इंक्रीज हुआ है उसका 80% चला जाएगा कंजम्पशन पे, क्योंकि आपका एमपीसी 0.8 है तो 64 करोड़ चले गए आपके डेल्टा सी में और 16 करोड़ चले गए आपके डेल्टा एस में। और फिर अगेन वही प्रोसेस कि ये जो 64 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हुआ है ये किस पे हुआ, 64 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज पे। वो 64 करोड़ का एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। एक्स्ट्रा क्या है, कारक सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको फैक्टर इनकम भी होगी, कारक आय प्राप्त होगी। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। थर्ड राउंड में आप देख सकते हैं कि 64 करोड़ रुपए इंक्रीज हो गए इनकम में और फिर उसका 80% यानी 51.2 करोड़ रुपीस आपका कंजम्पशन में चला गया, 12.8 करोड़ रुपीस उसका सेविंग पे चला गया। तो ये जो प्रक्रिया है चलती जाएगी, कई चक्र इसमें आते चले जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे और फाइनल जो राउंड होगा उसमें क्या होगा कि कंजम्पशन में होने वाला चेंज वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, वहां पे ये प्रक्रिया एंड हो जाएगी। लेकिन टोटल कितने नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे ये बताने की एग्जाम में कभी जरूरत होती नहीं है। एग्जाम में सिर्फ जो फाइनल जो वैल्यूज होती हैं ऑल राउंड्स की टोटल वो बताने की जरूरत होती है। यहां आप देख सकते हैं कि लास्ट में टोटल्स लिखे हुए हैं, 500 करोड़ रुपए लिखा हुआ है इनकम के कॉलम में। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जब 20 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हुआ था इन्वेस्टमेंट में तो इनकम में 100 करोड़ का इंक्रीज हो गया था, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू वहां 5 आई थी। तो 5 गुना हो जाता है इन्वेस्टमेंट का इनकम में चेंज अगर हमारा एमपीसी 0.8 हो। तो 0.8 ही हमारे इस एग्जांपल में। तो आप देख सकते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ है तो ऐसे में जो इनकम इंक्रीज हुई है, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल जो इंक्रीज हुआ है वो 500 करोड़ रुपए बढ़ गया है। और उपभोग में इसका कितना परिवर्तन आया है, उपभोग भी 400 करोड़ रुपए बढ़ गया है, बचत 100 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यहां से आपको अनुमान हो गया होगा कि हमें इस टेबल में कितना बनाना है। 3 राउंड आप दिखा दीजिए, एग्जाम के लिए काफी है, बहुत ज्यादा राउंड दिखाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि शुरू में कुछ अजम्पशंस बताइए, ये टेबल बनाइए और लास्ट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक बार कैलकुलेशन और दिखा दीजिए। बस आपने देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट में अगर 100 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हो जाता है तो उसका नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल पे यानी राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पे कितना उसका प्रभाव आता है, 500 करोड़ रुपए का प्रभाव आता है। तो अगर ये 100 करोड़ था तो ये 500 करोड़ का आ गया। ये हमने अज्यूम किया था एमपीसी बराबर 0.8। इसको अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हमने देखा था कि वो बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर उस तरीके से हम देखें तो कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ 500 वैल्यू आई है और यहां नीचे हमारी जो वैल्यू है वो है 100 तो इट इज इक्वल टू 5। लेकिन ये टोटल वैल्यू फाइनल जो लास्ट रो में जो आई थी 500, ये हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि हमने सारे राउंड्स तो करे नहीं। ये हमें पता चलेगी कि आई एम इज इक्वल टू है 1/1 माइनस एमपीसी। ये हमारे पास अनदर फॉर्मूला है और एमपीसी की वैल्यू 0.8 है। सो इफ वी पुट हियर 1/1 माइनस 0.8 1/0.2 सो वी गेट आई एम यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसे हम निवेश गुणक कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आई यहां पे कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से, वो आई 5। तो ये यहां से हमें पता चलता है कि ये कितना गुना हो रहा है। तो जो लास्ट जो रो आती है ना, लास्ट रो में कैलकुलेट करने के लिए आई एम यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, हमें पता चल जाएगा कि डेल्टा वाई वाले कॉलम में फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। अगर ये 5 आ गई है तो हमें सीधा सा पता है कि ये 500 है। डेल्टा वाई अगर 500 हमारा आ गया है तो हमें एक बात पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है और डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी और डेल्टा एस का समेशन होता है। तो अगर ये 500 करोड़ रुपए है तो आप देखिए कंजम्पशन पे कितना जाएगा 80%, तो दैट मीन्स की 400, तो बचा हुआ कहां जाएगा 500 में 400 अगर निकाल देंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से वो फाइनल वैल्यूज जो है टेबल में वो हमें अचीव होती हैं। लास्ट में ये हमें करके दिखाना है क्वेश्चन के
जो टेबल है, टेबल के बाद में ये करके दिखाना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने कैसे कैलकुलेट किया और कैसे वो फाइनल वैल्यूज हमें मिली है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अभी बता दिया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट होता है आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि एक बार समझ में ना आए। जो एक्चुअल क्लासरूम होता है उसमें तो बार बार टीचर रिपीट करते रहते हैं, यहां वो पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती हैं, लेकिन फिर भी आई होप दिस हैज बीन वेल अंडरस्टूड बाय यू। और अगर इसे समझने में थोड़ी कमी रही भी हो तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक प्रीवियस टॉपिक्स जो है ना उनको बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो, तो उनको भी आप स्टडी कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, कीप लर्निंग, बाय।